नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वह है हमारे पेपर पॉलिटिकल साइंस मेजर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मेजर जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी का जो पेपर है उसमें जो पहला यूनिट है ये रहा हमारा पहला यूनिट, ओरिजिन ऑफ द आइडिया। तो इसके हमने सभी टॉपिक्स को हमने लगभग कवर कर लिया। जो एक टॉपिक हमारा रह रहा है प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव अकाउंट्स, यानी प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड सब्सटेंटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पे प्रोसीजरल का मीनिंग प्रक्रियात्मक से है, जो प्रोसीजर की बात कर रहा है, प्रक्रिया की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो सब्सटेंटिव है वो बेसिक मूलभूत उसके बारे में बात कर रहा है। तो हम जैसे कि जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा विचार है डेमोक्रेसी का, जो आइडिया है उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है या सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है। कई बार इस पे क्वेश्चन होता है कि देखिए मूलभूत रूप से या फिर सामान्य तौर पे सभी जो डेमोक्रेसी होती है वो प्रोसीजरल होती है, यानी प्रक्रियात्मक होती है। प्रक्रियात्मक होने का सेंस मतलब यहाँ पे यह है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो लिखा हुआ है उस प्रक्रिया को यह सभी सब पूरा कर दिए हैं, मगर सभी डेमोक्रेसी सब्सटेंटिव नहीं होती, जो मूलभूत आधार को पूरा नहीं करती। उसी को आज हम इसी टॉपिक को आज हम करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में यही है कि देखिए कोई भी सफल लोकतंत्र है या फिर कोई भी अच्छा लोकतंत्र है तो उसमें देखिए दो तरीके या दो तौर पे दो पहलुओं को जरूर ऐड करा जाएगा, जिसमें यह है एक तो प्रक्रियात्मक पहलू और दूसरा है मौलिक या आधारभूत पहलू। ये दोनों प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव, कोई भी सक्सेसफुल या फिर सफल लोकतंत्र होगा तो ये दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड करेगा अपने अंदर। या फिर जैसे अब मैं ये बात करूं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, भारत एक जो लोकतंत्र है जो कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव दोनों को ही ऐड करेगा। ये नहीं हो सकता कि केवल प्रोसीजर के साथ जाएगा। और देखिए अगर हर सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के अंदर प्रोसीजरल ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। अगर इंडिया सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी ऑलरेडी है। इसको इस चित्र के माध्यम से इसके विजुअल के इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है, और इसके अंदर ही आपका प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, प्रक्रियात्मक। तो ये बात क्लियर हुआ आपको। सभी जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के अंदर प्रोसीजरल डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। वापस हम अपनी उसी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, जो प्रक्रियात्मक पहलू है लोकतंत्र का, वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। इसके अंदर ऐसे तत्व आते हैं या ऐसे मूल्य आते हैं जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखिए जो भी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे सभी लोग समान होंगे वोट देने के, या फिर वोट उसके उन लोगों के वोट का मूल्य जो होगा सभी का एक ही होगा। एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत एफिशिएंट होंगे, कुशल होंगे, मतलब अच्छे से परफॉर्म करते होंगे फंक्शंस। और उसके बाद है फेयर इलेक्शन। जितना भी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसको एकदम अच्छा से फॉलो करते हैं प्रोसीजर को। यानी अगर हम बात करें कि जो जितने भी नियम कानून, जितने भी औचित्य हैं या फिर जितने भी पहलू हैं उन सभी को ये फॉलो करते हैं। बट सब्सटेंटिव में हम देखते हैं कि कैसे ये डिफर हो जाते हैं। और क्या है, फेयर इलेक्शन, गवर्निंग बॉडीज़ होती है, बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज़ होती है, हायर वोटर पार्टिसिपेशन। और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो मतदाता हैं उनका उच्च स्तर पे भागीदारी होती है। ऐसे तत्व शामिल होते हैं आपकी ये प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में। और वहीं पे अगर हम देखिए सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, देखिए सब्सटेंटिव बात कर रहा है सब्सटेंस से, जो मूलभूत है, जो मौलिक है उसका। तो ये किन किन फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है, ये बात करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, कि सभी लोगों में ना देखिए पॉलिटिकल इक्वालिटी ही काफ़ी नहीं है, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी काफ़ी होना चाहिए। अब जैसे देखिए इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी है नो डाउट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है बहुत कम है, ठीक है।
कहीं पे देख रहे हैं कि लोग इतने अमीर हैं और कहीं पे देख रहे हैं कि जहाँ पे एकदम 2 टाइम का खाना भी नहीं नसीब हो पाता है लोगों को, या फिर बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत कम है अमंग सिटीजन्स। इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए अगर सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है तो। और हम देखेंगे इंडिया में तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, बहुत इनइक्वालिटी है। वहीं पे बात करते हैं जो दूसरा जो तत्व है, जो पॉइंट है, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स व्यू पॉइंट। देखिए जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है उसमें जो डाइवर्सिटी है, जो दृष्टिकोण है, विविध प्रकार के जो मत हैं, उन सबको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। होल्डिंग लीडर अकाउंटेबल, जितने भी लीडर्स हैं उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है। ये फीचर्स हैं, इन सभी को आप लिख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी पहला हो गया ऑफ सिटीजन्स, दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स व्यू हो गया, तीसरा हो गया होल्डिंग लीडर्स अकाउंटेबल, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया अधेरेंस टू लॉज, ये चौथा हो गया, मतलब नियमों और कानूनों का पालन करना, और पांचवा हो गया एक्टिव सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, यानी जन भागीदारी राजनीति के अंदर, ये आपका पांचवा हो गया। तो ये 5 हैं। और सेम वही प्रोसीजरल में पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, दूसरा एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन, तीसरा फेयर इलेक्शन, चौथा आपका गवर्निंग बॉडीज जो भी लोकल मतलब इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट, और पांचवा हो गया हायर वोट पार्टिसिपेशन। ये हायर वोटर पार्टिसिपेशन ये किसमें, केवल और केवल इलेक्शन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये सब्सटेंटिव वे में है भागीदारी की, पॉलिसी के टर्म्स में, इम्प्लीमेंटेशन के टर्म्स में। तो ये मोटा मोटा ये आपको सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का आइडिया हो गया। अब देखिए ये जो सब्सटेंटिव है या फिर जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रियात्मक है, या जो आधारभूत है या मूलभूत जो लोकतंत्र है, ये देखिए दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग चलेंगे कि नहीं हम सब्सटेंटिव अलग चलेगा नहीं प्रोसीजर, ये दोनों एक साथ ही चलने चाहिए, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर एक मान लीजिए अगर प्रोसीजर ठीक नहीं हो तो सब्सटेंटिव भी ठीक नहीं होगा, या सब्सटेंटिव ठीक नहीं होगा तो केवल प्रोसीजर नहीं चलता, तो दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे ये समझना है कि मान लीजिए अगर सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज़्यादा है, देखिए समाज बहुत तरीके से बटा हुआ है सामाजिक और आर्थिक आधार पे, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट पैदा कर सकता है, ये बाधा पैदा कर सकता है किसको अचीव करने के लिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी को। और हमने जैसे कि समझा कि जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का पहला ही पॉइंट था पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, इसको पाने में या फिर इसको अचीव करने में असमर्थता पैदा कर सकता है। दूसरा है उसके बाद है इसीलिए इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द प्रोसीजरल एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द सब्सटेंटिव साइड्स। देखिए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को फॉलो करने के लिए एटलीस्ट जो आम जनता है उसके पास कुछ आधारभूत साधन या फिर आधारभूत आयाम जरूर होना चाहिए, अदरवाइज हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को भी नहीं अपना पाएंगे और नहीं पूरा कर पाएंगे। तो और ये कौन कौन से आयाम हो सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए, जैसे टॉलरेशन हो गया, इक्वालिटी हो गया, तो ये जरूरी है समाज में, ठीक है। अब एक बार दोबारा से हम देखते हैं, देखिए जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है इसको रियल डेमोक्रेसी भी बोला जाता है कि यही असली लोकतंत्र है या फिर एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। और ये जो सब्सटेंटिव पार्ट है, जो वास्तविक लोकतंत्र है, ये जितना भी प्रोसीजरल है केवल फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करता कि केवल हमने फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया और हमारा लोकतंत्र हो गया, नहीं। फॉर्मेलिटी से ये आगे की बात करता है, ये गवर्नेंस की बात करता है कि शासन किस तरीके से अच्छा करा जाए, भागीदारी कैसे सुनिश्चित किए जाए, कि सामाजिक आर्थिक समानता कैसे पैदा की जाए। देखिए इट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, देखिए ये जो बात करता है ना, ये बात करता है द एक्चुअल आउटकम, कि देखिए हम मान लीजिए हम लोगों को संसाधन दे रहे हैं तो उससे कोई आउटकम तो निकलना चाहिए ना, रिजल्ट,
कि केवल आपने बांट दिया, हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इसकी बात नहीं कर रहा। ये बात करता है कि जब आपने संसाधन या फिर ये अधिकार दिया है तो उसका रिजल्ट आउटकम भी होना चाहिए। तो देखिए ये फोकस करता है आउटकम पे, ठीक है। तो ये आउटकम की किसके सेंस में, कि जन भागीदारी के सेंस में। जब हम सामाजिक और आर्थिक उत्थान करेंगे लोगों का, तो उससे जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगी और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, भागीदारी बढ़ेगी। इस तरीके की बात करता है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, यानी वास्तविक लोकतंत्र या मौलिक लोकतंत्र या मूलभूत लोकतंत्र, किसी भी नाम से, मगर इंग्लिश में हम सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी ही बोलते हैं। देखिए जो सब्सटेंटिव, जो वास्तविक लोकतंत्र है या मौलिक लोकतंत्र, उसका कोर आइडिया क्या है, कि कोर आइडिया इज टू इंश्योर दैट द प्रिंसिपल एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए जो डेमोक्रेसी का मूल आइडिया है, देखिए डेमोक्रेसी का मेन आइडिया ये नहीं है कि एक सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डेमोक्रेसी का मेन आइडिया ये नहीं है कि टाइम टू टाइम इलेक्शन होता रहे, ठीक है, टाइम टू टाइम इलेक्शन होता रहे और सरकार बदलती रहे या फिर आती जाती रहे। देखिए डेमोक्रेसी का जो मेन आइडिया वो है कि जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े किसमें, नीति निर्माण में, नीति निर्माण में। ये चीज़ को इंश्योर करता है डेमोक्रेसी। ये इसका बात नहीं करता है कि केवल टाइम टू टाइम इलेक्शन होता है और हो गया, नहीं, हमें भागीदारी सुनिश्चित करनी है, पार्टिसिपेशन लेके आना है नीति निर्माण में, कि लोग अपना शासन स्वयं करें। इस तरीके की बात करता है डेमोक्रेसी। इसीलिए इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जो वैल्यूज है, उसको ज़्यादा महत्व देता है, केवल खाना पूर्ति की बात नहीं करता है ये। और हम देखें कि जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, वो उसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं। देखिए इसमें इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी आती है। देखिए इसमें हम समानता और समावेशिता को लेके आते हैं कि सभी लोग इसके अंदर भाग लें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जो दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। देखिए इंडिविजुअल राइट्स को भी इसमें महत्व दिया जाता है। और तीसरा है रूल ऑफ लॉ। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो जुडिशरी है वो अपने लॉज को फंक्शन कराने में समर्थ रहे, ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ पे ज़्यादा बल देता है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है वो पब्लिक ऑफिशियल्स, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है और ऐसे ऐसे मैकेनिज्म की बात करता है जिससे ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट ऑपरेशन अपने कार्य को कर सके और जिससे डिसीजन मेकिंग में हम लोगों को भागीदारी बना सके, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा जो इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने अभी जस्ट बात करा कि देखिए जो डेमोक्रेसी का जो मेन आइडिया है वो है लोगों का भागीदारी सुनिश्चित करना नीति निर्माण में। तो ये जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है वो निर्णय लेने में समावेशी बनाता है कि लोगों को जोड़ता है। अब जो नेक्स्ट जो दूसरा जो है जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है उसको हम किस तरीके से देखते हैं। देखिए इसको कई बार हम फॉर्मल डेमोक्रेसी की फॉर्मेलिटी कि हाँ हर चीज़ ऊपर ऊपर से सब चीज़ फंक्शन ठीक से कर रही है, दैट्स इट, अपना काम हो गया, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर को फॉलो करती है, फॉर्मेलिटी को फॉलो करती है। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो ठीक से हो, बस इतना ही काम चाहिए, ठीक है। तो इट प्राइमरीली फोकस ऑन द प्रोसीजर्स मैकेनिज्म्स थ्रू विच पॉलिटिकल डिसीजन आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जिससे ऐसे मैकेनिज्म जिससे पॉलिटिकल डिसीजन है जो बनाए जाते हैं और उसको लागू किया जाता है, तो इन पे ये बात करता है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, द एम्फेसिस इज ऑन हाउ ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ इलेक्शन आर कंडक्टेड, ठीक है, कि हम किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करना और हाउ द लॉज आर मेड, ठीक, कि लॉज को कैसे बनाना, इस पे बात करता है। और हम किस प्रकार से शासन स्थापित किया, हाउ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस फंक्शन, हाउ की बात करता है, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस इसको स्टैब्लिश करना है कि प्रोसेस हमारा ठीक हो, दैट्स इट, अपना काम हो गया।
उसके बाद है इसके अंदर जो पॉइंट्स आ जाते हैं, देखिए फ्री फेयर इलेक्शन की बहुत बात करता है कि जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है, कई बार भारत की आलोचना करी जाती है कि भारत क्या है, एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, कि वो केवल प्रोसीजर को अच्छे से अपनाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार की जो जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जो इलेक्शन होंगे उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, प्रोसेस एकदम फेयर होगा। Organization of free and fair election. These election enable citizens to choose their leaders and representative through a competitive and transparent and impartial process. ठीक है, इस प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, जिससे जो नागरिक हैं अपने जो नेता हैं उनको चुन सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, और ये कौन सा, ये किसके द्वारा, प्रतिस्पर्धा के द्वारा, पारदर्शिता के द्वारा और निष्पक्ष प्रक्रिया के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। देखिए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में और क्या क्या होता है, देखिए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी यूनिवर्सल सफरेज को फॉलो करता है, राइट टू वोट ऑल सिटीजन्स, ठीक है। दूसरा रेगुलर इलेक्शन होता रहता है, इसमें ये नहीं है कि कहीं पर इलेक्शन रुक गया है, कभी चलने लगा है, ऐसा नहीं है। सीक्रेट बैलेट को फॉलो करा जाता है, गुप्त मतदान को, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट कमीशन होता है जो इस प्रोसेस को देखता है कि देखिए हमें केवल प्रोसेस अच्छा करना है। तो जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, तो ये प्रोसेस को इस्टेब्लिश करता है कि एकदम उचित रूप से कार्य करे। जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का जो एक और मेन पॉइंट होता है कि जो व्यवस्था रहती है इधर की, जो लोकतंत्र को स्थापित करने की, उसमें क्या होता है, बहुत कंपटीशन बना रहता है, क्योंकि देखिए प्रोसेस एकदम ठीक है, तो जो कंपटीशन होगा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वो बहुत वृहद लेवल पे होगा, और सिटीजन बहुत सारी पार्टीज होती हैं, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उसमें से वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। और हम कहते हैं कि इससे जो पॉलिटिकल सिस्टम जो निर्माण होता है वो बहुत वाइब्रेंट होता है, बहुत डायनेमिक होता है, क्योंकि चेंजेस भी बहुत जल्दी से दिख जाते हैं। तो ये सब फीचर्स जो हैं ये हमारे प्रोसीजरल यानी प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के हैं, जो प्रक्रिया की बात करता है, जो प्रक्रिया एकदम अच्छा होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के तहत हम देख सकते हैं, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को देखें, देखिए इंडिया में प्रोसीजर एकदम ठीक तरीके से फॉलो होता है। देखिए टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, रेगुलर इलेक्शन हो रहा है, कभी बाधित नहीं हो रहा है, कभी हमारे यहाँ पे सैन्य का तख्ता पलट नहीं हुआ है। तो हम प्रोसीजर को एकदम अच्छे स्वरूप में अपनाते हो रहे। हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट हो गया, तो ये सब बहुत अच्छे से ऑटोनोमसली है, स्वायत्त रूप से अपना काम करते रहते हैं। और अगर हम देखें कई बार जब हमारी जो परिस्थिति है, जैसे 1990 के आसपास जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो गठबंधन की सरकार चल रही थी या कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाते हैं, और अपनी स्वायत्तता और अपने जो रेगुलर इलेक्शन होना है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है, इसमें अपनी अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और वहीं पे देख सकते हैं कि आज तक भारत के इतिहास में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसने हमेशा से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का प्रयास करा है, और ये बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। और टाइम टू टाइम ये रेगुलराइज इलेक्शन कराते रहते हैं। जब भी टाइम पीरियड पूरा होता है तो ये टाइम से पहले अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए तैयार, प्रतिबद्ध रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखिए इंडिया का जो एक केस है वो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के तौर पे एकदम सक्सेसफुल है। देखिए सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में डिपेंडेंट ये हो जाता है कि रिसोर्सेज भी आपके पास पूरे होने चाहिए। देखिए सब्सटेंस को पूरा करने के लिए आपके पास संसाधन होने चाहिए, बट ये हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल विल कैसा है, जो सरकार है उसकी क्या इच्छा है, तो ये पॉलिटिकल विल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। देखिए एक हम ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, KR नारायण भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था एक स्पीच के दौरान कि देखिए जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को ये हमने उसको विफल करा है या फिर
संविधान विफल रहा है। इस पे मार्क करते हुए ये बात करते हैं कि हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को तो अचीव कर पाए, कि हम सब्सटेंटिव को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। ठीक है, कि ये हमारी कमी है क्या, संविधान जिसने हमें विफल कर दिया, या हमने संविधान को विफल कर दिया। एक तरह से तंज कसते हुए, एक ताना मारते हुए, एक ताना देते हुए, या फिर एक कटाक्ष करते हुए ये बात उन्होंने कही, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को संदर्भ में रखते हुए। ये इस यूनिट को करने के बाद हमारा जो जितने भी फर्स्ट यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं हमने सभी को कवर कर लिया है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ।